इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का अपनी देखरेख में सर्वेक्षण यानी सर्वे कराए जाने को परमिशन दे दी। ये सर्वे हाईकोर्ट की ओर से तय एडवोकेट कमिश्नर की निगरानी में होगा। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी पर कोर्ट ने ये मांग स्वीकार कर ली है। अब सर्वे का तरीका क्या अपनाया जाए, कोर्ट इस पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। लेकिन होता कैसे है सर्वे, क्या होगा सर्वे में, आज जानेंगे सिर्फ FYI में, सिर्फ ABP लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ। मेरे साथ में आज बातचीत करने के लिए जुड़ेंगी प्रतिष्ठा मुखर्जी, जो कि एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर ये विवाद है क्या। श्री कृष्ण विराजमान ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, प्रभाष पांडे की ओर से दाखिल अर्जी में यह दावा किया गया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है। वहां ऐसे कई प्रतीक हैं जो ये क्लेम करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। वहां एक कमल के आकार का स्तंभ और शेषनाग की भी एक छवि मौजूद है। शेषनाग ने ही भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। अर्जी में यह भी दावा किया गया है कि मस्जिद के स्तंभ के निचले हिस्से पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी भी दिखाई देती है। इसे देखते हुए कोर्ट 3 एडवोकेट्स का एक एडवोकेट कमीशन नियुक्त कर जांच के निर्देश दे। पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जाए। फिलहाल कोर्ट ने आदेश में श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास का भी जिक्र किया है। कहा है कि 5132 साल पहले भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कंस के मथुरा कारागार में, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसे कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। 1618 ईस्वी में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण कराया था। मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त कर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी। बाद में गोवर्धन युद्ध के दौरान मराठा शासकों ने आगरा मथुरा पर अपना आधिपत्य जमा लिया और श्री कृष्ण मंदिर का फिर से निर्माण करा दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1803 में 13.37 एकड़ भूमि नजूल की घोषित कर दी। नजूल की घोषित करने का मतलब वो खाली पड़ी है, वो किसी की भी नहीं है, न सरकार की न किसी और की। 1815 में बनारस के राजा पटनीमल ने ये जमीन अंग्रेजों से खरीद ली। मुस्लिम पक्ष के स्वामित्व का दावा खारिज होकर 1860 में बनारस राजा के वारिस राजा नरसिंह दास के पक्ष में डिक्री हो गया। हालांकि विवाद चलता रहा। तो ये तो थी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि आखिर सर्वे क्या होता है, कैसे होता है, और इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ रही हैं प्रतिष्ठा मुखर्जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट प्रतिष्ठा। सबसे पहले तो आप यही बताएं कि ये सर्वे आखिर क्या होता है, कैसे होता है। तो आर्कियोलॉजी का साइंटिफिक सर्वे होता है और यूजुअली आर्कियोलॉजी जब एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था वो एज अ एंटीक्यूरिनिज्म के हिसाब से स्टार्ट किया गया था कि आप बस इम्पोर्टेंट जगह आर्कियोलॉजिकल स्टेट जैसे कि रोम, ग्रीस, इजिप्ट, इन जगहों पे जाके लूटपाट होती थी और वहां से बस सामान को लेके आ जाया जाता था। तो दैट वाज नॉट अ साइंटिफिक प्रोसेस। बट इन द लेटर पीरियड जब ये सब्जेक्ट को थोड़ा और डेवलप हुआ अराउंड 19th century, 18th 19th century, we see the idea of scientific things were included in this subject. कि जो भी सामान लेके आया गया है, जो भी है, उसका एक एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझना। तो इसको हम साइंटिफिक सर्वे बोलते हैं। ओके। और जब ASI जब अराउंड 1800 में 1886 में एशियाटिक सोसाइटी आया और बाद में जब 1900 में हम ASI का देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये साइंटिफिक मेथड्स उन्होंने इनकॉर्पोरेट स्लोली किया। तो जो साइंटिफिक सर्वे होता है उसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, जो भी हमें आर्टिफैक्ट या जो भी हमको कल्चरल रिमेन्स मिलता है। आर्कियोलॉजी क्या है कि हम हमेशा मटेरियल एविडेंसेस के साथ डील करते हैं कि अगर कुछ हुआ है, अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसका मटेरियल रहेगा, उसका एविडेंस, सबूत हमको मिलेगा, तभी हम उस चीज को मानते हैं। तो वो डिटेल्ड एनालिसिस एंड रिकवरी ऑफ आर्टिफैक्ट्स का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो अभी जो ये साइंटिफिक सर्वे की बात करी है ASI में, तो इसमें क्या है कि जो एरिया होगा डेफिनेटली उसमें क्या है, हम लोकेशन को ट्रेस करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वहां पर, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पास्ट कल्चर्स क्या रहे हैं, तो ये हम साइंटिफिक सर्वेज में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी सर्वेज भी जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्रूसिव एंड एक होता है नॉन इंट्रूसिव।
तो नॉन इंट्रूसिव जो होता है वो साइंटिफिक माना जाता है, क्योंकि उसमें हम साइंटिफिक मेथड्स को प्रॉपरली यूज करते हैं। ओके, देन इंट्रूसिव जो है उसमें हम एक्सकवेशन का इस्तेमाल करते हैं, खुदाई करते हैं, लिटरली साइंटिफिक खुदाई करते हैं, तो उसको हम इंट्रूसिव बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि हम हर चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं इंट्रूसिव मेथड पे, कि जो भी हमको मिलता है हम सब चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं और उसका सॉइल सैंपल लेके उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। बट जो ASI अभी जो साइंटिफिक सर्वे कर रहा है वो नॉन इंट्रूसिव मेथड को इस्तेमाल करता है। और जिसमें हमें क्या होता है कि हम कोई भी सामान या भी जो भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट वहाँ है हम उसको तोड़ते या हटाते नहीं हैं, हम उसके ऊपर से ही एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या रहा हुआ होगा। हम बस रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं और जगह को मार्क करने की कोशिश करते हैं इसमें, और उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या रहा होगा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एरियल फोटोग्राफी हो गया, GIS का इस्तेमाल हो गया। तो बिना तोड़ फोड़ किए एक्सकवेशन में क्या होता है कि हम लिटरली खोदते हैं, मिट्टी खोद देते हैं, पूरा निकाल देते हैं। बट नॉन इंट्रूसिव मेथड में, साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि हम कोई भी चीज को उसकी जगह से नहीं हिलाते, बस उसका वहीं पे उस जो है वहीं पे उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसमें कोई डैमेज नहीं होता, कुछ भी डैमेज नहीं होता है। इट्स ऑल और फोटोग्राफी और रडार्स के थ्रू होता है, तो किसी को कुछ डैमेज में नहीं होता है। तो अगर आप इन टेक्निक्स के बारे में बताएं कि ये GPR क्या है, कार्बन डेटिंग क्या है? ओके, तो GPR है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम, इसको कहा जाता है। और ये एक जियोफिजिकल मेथड है हमारे लिए कि हम लैंड के ऊपर इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा साइकिल जैसा मशीन होता है जिसके ऊपर व्हील्स लगी होती हैं, और जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है कि हम यहाँ पे इसका सर्वे लेंगे या यहाँ पे कुछ काम करेंगे, तो वहाँ पे इस छोटे से गाड़ी को ना वॉक करवाया जाता है। अभी वो जो मशीन है उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, और जो GPR एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है और उसके साथ एक एंटीना फिक्स होता है जी। अभी क्या है, जब हम उस छोटे से कार को या उस बाइसिकल को एक एरिया के ऊपर मूव करते हैं, तो जो ट्रांसमीटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लगाता है, प्रोड्यूस करता है सरफेस पे। तो वो सरफेस को पेनिट्रेट करके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जमीन के नीचे जाती है। अगर जमीन के अंदर कोई भी बरीड स्ट्रक्चर होगा या मटेरियल होगा या फिर घर होगा या कुछ भी होगा, तो वो क्या करेगा, वो वेव को अब्सॉर्ब करके रिफ्रैक्ट करेगा, उसको वापस भेजेगा। और क्या होगा, एक तरीके से जब वो वापस भेजेगा तो वो जो एनर्जी है वो स्कैटर हो जाता है जमीन के अंदर। ठीक है, जो ये बरीड ऑब्जेक्ट को एनकाउंटर करने के बाद उसके बाद क्या है, जो एंटीना है वो इस रिफ्रैक्शन को रिसीव करता है। तो वो जो वेरिएशन होता है उससे हम पता लगाते हैं कि वो जो सामान है, जो चीज बरीड है जमीन के नीचे, वो कितना डीप रहा होगा। तो यहाँ पे एक्सकवेशन या खोदने की या डैमेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम एक एनालिसिस थ्रू दिस मेथड वी कम टू अ कंक्लूजन कि ये जो है ये 1 मीटर की दूरी पे है या 2 मीटर की दूरी पे है। तो इस मेथड ऐसे ही GPR काम करता है कि आप जो मशीन है वो रेडियो वेव भेजता है, वो नीचे से ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है और वापस से रिफ्लेक्ट करता है। तो वो जो वेरिएशन है वो GPR हमको बताता है। तो ये है हमारा GPR का मेथड। यस, और कार्बन डेटिंग के बारे में आपने थोड़ा बहुत हमें शुरुआत में भी बताया ही था। हाँ, तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है एक्चुअली ये जो है ये हमेशा लिविंग मटेरियल्स ऑर्गेनिजम्स पे यूज होता है, कि जैसे इंसान हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या फिर उनसे रिलेटेड की चीजें उनके ऊपर। ये कभी पत्थर के ऊपर या मिट्टी के ऊपर, इसके ऊपर रेडियो कार्बन डेटिंग आप नहीं कर सकते हो। इट इज ओनली फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर हम यहाँ पे रेडियो कार्बन का डेटिंग करना होता है कि हम इसको डेट करते हैं कि ये इतना 1000 साल पीछे तक रहा होगा या उतना। और रेडियो कार्बन डेट हमको मैक्सिमम 50,000 साल तक पीछे लेके जा सकता है। ओके। हाँ, और जो आपने GPR बताया वो सर्वे के मेथड्स है, वो हमको बस बताता है कि जमीन के नीचे कुछ है कि नहीं है।
अगर हमें उसको डेट करना है, हमें उसके नीचे मिलता क्या है, हम उसको डेट करेंगे, उसको कोशिश करेंगे। अगर अराउंड कुछ मिडीवल पीरियड का होगा तो फिर तो बहुत आसान होगा हमारे लिए उसको डेट करना, क्योंकि उसके लिए हमारे पास लिटरेचर है और बहुत सारे रिलेटेड एरियाज में एक्सप्लोरेशन हो रखा है। उसके रिपोर्ट के बेसिस पे हम एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। बट अगर उससे भी पहले का कुछ मिलता है तब हमको प्रॉपर साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर AMS लगाना पड़ गया, एक्सेलरेटेड मास सर्वे, या फिर पोटेशियम आर्गन, ऐसा कुछ मिलेगा। अगर इनके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफ में बताएं। ओके, थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड जो होता है ये हम पॉटरीज के ऊपर करते हैं, क्योंकि जब इंसान ओरिजिनली रहना स्टार्ट करता है, खाना पीना स्टार्ट करता है, उसके पास मटके ही सबसे पहले हमको देखने को मिलता है। तो ये थर्मोल्यूमिनेसेंस जो है वो मटकों के ऊपर या पॉटरी के ऊपर, टेराकोटा के ऊपर यूज किया जाता है। तो जब टेराकोटा या मिट्टी को जब हम गर्म करते हैं ना, तो वो अपने अंदर कुछ वेव वो कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करते हैं। तो जब हम उसको वापस से रीहीट करते हैं ना, तो जितना उसमें से लाइट निकलता है उससे हमें पता चलता है कि ये सामान उतना पुराना रहा होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो पॉटरी है वो जमीन के नीचे रह रह के इक्विलिब्रियम में सेट हो जाता है और उसके साथ वो अपने आसपास और भी मिनरल्स और इन सब चीजों को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो उससे कितना लाइट एमिट होगा जब हम उसको हीटिंग करेंगे वापस से, तो उससे हम डेट पता कर सकते हैं। जितना लाइट एमिट होगा वो उतना ही पुराना साबित होता है। फिर उसके बाद पोटेशियम आर्गन आता है, जो कि वॉल्केनिक रॉक्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो एरिया अलग है। उसके बाद AMS आता है। AMS में क्या होता है कि हम एक सैंपल लेते हैं और उसको बहुत तेजी से उसको एक व्हील के अंदर, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर यूज करते हैं। तो फिर उसका फर्दर एनालिसिस होता है। मैं इतना उसके डीप में उसको जानती नहीं हूँ, आई हैव ओनली रेड अबाउट इट, कि उसको फर्दर एनालिसिस करके उसको हम फर्दर डेट कर पाते हैं। ओके। थैंक यू सो मच प्रतिष्ठा मुखर्जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए ABP लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। This is an ABP Live podcast.